नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र की महायुति सरकार में ज़बरदस्त महाभारत मचा हुआ है। तीनों गठबंधन के जो साझीदार हैं उनके बीच में एक ज़बरदस्त घमासान चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो बाकी दो घटक हैं बीजेपी के अलावा, वो बीजेपी पर बहुत अविश्वास कर रहे हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी उनको नष्ट भ्रष्ट करने में जुटी हुई है। इसके प्रमाण भी हैं, उनका मानना गलत नहीं है, क्योंकि लगातार बीजेपी उनके नेताओं को तोड़ रही है, उनके कार्यकर्ताओं को तोड़ रही है और ये उस सहमति के विरुद्ध है जो साल भर पहले ये तीनों के बीच में तय हुआ था कि तीनों गठबंधन के साझीदार विपक्षी दलों के नेताओं वगैरह को तो तोड़ेंगे, लेकिन आपस में एक दूसरे के दलों के नेताओं को शामिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन हो उल्टा रहा है। बीजेपी बहुत ही आक्रामक ढंग से शिवसेना शिंदे को भी तोड़ रही है और एनसीपी को भी पोचिंग में लगी हुई है और इसीलिए ये तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी तनाव का एक लक्षण था जब हाल में जो कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें शिवसेना शिंदे की तरफ से केवल एकनाथ शिंदे जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो शामिल हुए, बाकी का कोई मंत्री उस कैबिनेट मीटिंग में शामिल नहीं हुआ, यानी उस कैबिनेट मीटिंग का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। और उनकी शिकायत यही थी कि बीजेपी उन्हें निगलने का काम कर रही है। बीजेपी अपने सहयोगियों को निगलती रही है, जहां भी वो मौका पाती है सहयोगी दलों को निगल जाती है और उसका एकमात्र लक्ष्य है कि वो मजबूत होना चाहिए, उसके सहयोगी दल कमज़ोर होते जाएं, उसमें समाते जाएं। इसकी वो इस रणनीति पर चलती रही है और विभिन्न राज्यों में ये देखा जा रहा है। और अभी तो इलेक्शन हुए हैं बिहार में, वहाँ भी अभी से ये भविष्यवाणी की जा रही है कि नीतीश कुमार बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। अभी तो बन गए हैं क्योंकि ताज़ा चुनाव हुए हैं और इसमें भी बीजेपी ने कोशिश की थी कि नीतीश की जगह अपना मुख्यमंत्री बना ले, लेकिन चल नहीं पाए। लेकिन नीतीश कुमार कब तक रजिस्ट करेंगे? नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी ने अंदर से फोड़ लिया है और नीतीश कुमार खुद बीमार हैं, तो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल इसके अंदर ही बिहार में भी एक बड़ा परिवर्तन संभावित है, जिसमें नीतीश कुमार बाहर होंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी की सरकार होगी और जेडीयू का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जाएगा। तो बीजेपी में जो पटकथा लिखी गई है वो अभी आप महाराष्ट्र में घटित होता देख सकते हैं। जो बीजेपी में बिहार में साल 1.5 साल बाद होना है, वो अभी महाराष्ट्र में होने लगा है, हो रहा है, बल्कि उसके पहले से ही शुरू हो गया था जब शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया गया था, फिर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। यहाँ नीतीश कुमार के साथ गनीमत ये रही है कि कुछ आंकड़े इस तरह के रहे हैं जिसमें बीजेपी बिना जेडीयू के सरकार नहीं बना सकती है, इसलिए मजबूरी में उसने नीतीश कुमार को स्वीकार कर लिया है। तो वहाँ तो शिंदे का पत्ता तुरंत काट दिया गया था। अब हो ये रहा है कि जो तमाम सहयोगी संगठन हैं उनके तोड़ फोड़ के सिलसिला शुरू हो गया है। मैं कुछ विवरण दे देता हूं आपको कि अभी बीजेपी ने ठाणे ज़िले में, जो कि शिंदे का गढ़ माना जाता है, उस जगह के साथ साथ कई और जगहों पर शिवसेना के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है। उदाहरण के लिए डोंबिवली में शिंदे गुट के नेता अनमोल म्हात्रे और उनकी पत्नी अश्विनी म्हात्रे को बीजेपी में शामिल किया गया। छत्रपति संभाजी नगर और नासिक से 4 पूर्व से शिवसेना पार्षद बीजेपी में शामिल कर लिए गए। संगोला में शिवसेना नेता शाहजी बापू पाटिल के खिलाफ बीजेपी ने अन्य दलों से गठजोड़ कर लिया। शिवसेना ने भी जवाबी कार्रवाई में हालांकि उल्लासनगर में बीजेपी के 5 पूर्व पार्षदों को शामिल किया, लेकिन बीजेपी का पोचिंग अभियान ज़्यादा आक्रामक है। वो ज़्यादा आक्रामकता के साथ तोड़ने में लगी हुई है, अपने सहयोगी दलों को कमज़ोर करने में लगी हुई है। लेकिन ये मामला केवल शिवसेना शिंदे से ही जुड़ा नहीं हुआ, बल्कि एनसीपी में भी तोड़ फोड़ की कोशिश बीजेपी कर रही है। पिछले महीने ही
बीजेपी ने एनसीपी के पूर्व विधायक राजन पाटिल और यशवंत माने को अपने पार्टी में शामिल कर लिया था। और बीजेपी सूत्रों का ये भी कहना है कि पश्चिम महाराष्ट्र के शोलापुर में पैठ बनाने और स्थानीय निकाय चुनाव में मजबूती के लिए ये इंजीनियर्ड डिफेक्शन करवाए गए हैं। मतलब सोची समझी रणनीति के तहत इन पार्टियों को तोड़ा जा रहा है ताकि ज़मीनी स्तर पर स्थानीय निकाय को इस चुनाव में वो अपनी पकड़ और मजबूत कर सके और अपने सहयोगी दलों को कमज़ोर कर सके। तो बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल साफ है। बीजेपी किसी भी कीमत पर, अपने सहयोगी दलों की कीमत पर भी वो अपने को मजबूत करने के अभियान में जुटी हुई है। और इसकी परवाह वो नहीं कर रही है कि जो सहयोगी दल हैं उनकी नाराज़गी ठीक नहीं होगी सरकार के संचालन में, क्योंकि अगर कैबिनेट की मीटिंग का बहिष्कार हो रहा है, कैबिनेट काम ठीक से नहीं कर रहा है और ये लगातार शिकायतें आ रही हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है और इसलिए ये उसके कामकाज को प्रभावित कर रही है। अब इसको थोड़ा सा और आगे अगर हम देखना चाहें कि ये जो केवल पोचिंग तक नहीं, महाराष्ट्र में जो महायुति का में जो फूट है, दरार है या तनाव है, आपसी खींचतान झगड़े हैं, ये अब बहुत आगे तक निकल चुके हैं और ये जो आक्रामक ढंग से जोड़ तोड़ करवाई जा रही है उसके बारे में जो बीजेपी नेता हैं वो बड़े ही मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्यार और जंग में सब जायज़ है, चुनाव में भी यही नियम लागू होता है, स्थानीय निकाय चुनाव में तो ये आम बात है। तो बीजेपी इसे आम बात मान रही है, जबकि जो सहयोगी दल हैं वो मान रहे हैं कि बीजेपी उनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, उनको तोड़ फोड़ कर वो इस लायक नहीं रहने देना चाहती है कि उसके सामने वो खड़े हो सके। बीजेपी के नंबर महाराष्ट्र में ऐसे है कि सहयोगी दल विरोध तो जता सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बीजेपी जब चाहेगी तब अपने दम पे सरकार बना सकती है और दूसरे दलों को सत्ता से बाहर भी कर सकती है। तो ये स्थिति है। लेकिन और देखिए, विवाद के और भी वजह हैं। ये केवल एक विवाद नहीं है जिससे महायुति जूझ रहा है, महायुति सरकार जूझ रही है, बल्कि ये पिछले साल भर से लगातार इस तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने कि सत्तारूढ़ गठबंधन में बहुत सारी दरारें हैं और टकराव है। ये टकराव जब शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था और उनको मन मुताबिक उनको पोर्टफोलियो नहीं दिए गए थे, उनके जो पार्टी के नेता हैं उनको सही ढंग से पोर्टफोलियो नहीं दिए गए थे और एनसीपी के नेता अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दिया गया था, उनके पार्टी के और लोगों को भी प्रमुख मंत्रालय दिए गए थे। तब से ये टकराव चल रहा है और शिवसेना के मंत्रियों को लगता है कि उनके साथ बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस जो है वो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। उनके जो विधायक हैं या उन मंत्रियों के विभाग हैं उनको पर्याप्त फंड नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है, उनको ज़्यादा फंड दिए जा रहे हैं, समय पर फंड दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने क्षेत्र में परफॉर्म कर सकें। और इधर शिंदे के विधायकों को और मंत्रियों को नहीं दिए जा रहे हैं ताकि फंड की कमी के कारण वो ठीक से अपने आप को जनता की सेवा या जनता के बीच काम ना कर सकें, या उन्हें मलाई खाने का भी मौका कम मिल रहा है, कम करप्शन का चांस मिल रहा है। तो ये एक सिलसिला चल रहा है। फिर आप हाल में भ्रष्टाचार के ढेर सारे आरोप आए हैं, भूमि घोटाला आया है। अभी एनसीपी के जो अजित पवार के बेटे हैं पार्थ पवार के पुणे में 40 एकड़ सरकारी ज़मीन का आरोप लगा था, जो कि एक कंपनी 300 करोड़ का सौदा किया था, जबकि वो काफ़ी महंगी ज़मीन थी, करीब 2000 करोड़ की ज़मीन थी और स्टाम्प ड्यूटी भी केवल 500 रुपये चुकाया गया था। इसी तरह से बीजेपी के जो विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल हैं, पुणे में जैन ट्रस्ट की 230 करोड़ की ज़मीन हड़पने का उन पर आरोप है। जैन समुदाय ने दिल्ली में मार्च करने की धमकी दी थी, तब जाके फडणवीस ने
हस्तक्षेप किया और सौदा रद्द हुआ। इसी तरह से शिवसेना के शिंदे गुट के जो नेता हैं संजय शिरसाट, उन पर 5,000 करोड़ की ज़मीन निजी कंपनियों को बेचने का आरोप है। और इसी तरह से रोहित पवार ने दस्तावेज लीक किए थे इसके बारे में, जिससे CIDECO कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। तो ये तमाम घोटाले जो निकल रहे हैं, ये भी माना जा रहा है कि इन दलों के बीच में जो आपसी प्रतिस्पर्धा है, झगड़ा है, होड़ है, उसकी वजह से ये तमाम घोटाले बाहर निकल रहे हैं। एक घटक दूसरे घटक के घोटाले बाहर लीक कर रहा है और महायुति की फजीहत हो रहा है, लेकिन इनके टकराव से जनता का तो भला हो ही रहा है। ये आंतरिक प्रतिद्वंदिता चल रही है और जाहिर है कि इसका फ़ायदा विपक्षी दल भी उठा रहे हैं। कहने को तो महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन उसमें आंतरिक कलह ज़बरदस्त है। जहां नेता सत्ता के लिए एकजुट हुए हैं और शिवसेना जो UBT उद्धव ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे ने हाल में ट्वीट करके कहा था कि कैबिनेट बैठकें राज्य के जुड़े मुद्दों के लिए नहीं हो रही हैं, बल्कि उनमें अहंकार प्रकट हो रहा है। इसी तरह से स्थानीय चुनाव में ये खींचतान जो हो रही है, तोड़फोड़ जो हो रही है, इन तीनों घटकों के बीच में एक दुर्भावना पैदा कर सकती है, भीतरघात की संभावनाएं बढ़ सकती हैं और नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये जो तोड़-फोड़, पोचिंग ये सब हो रही है, उसका मकसद अपनी स्थिति को मजबूत करना है। और जाहिर है कि चूंकि बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा धन है, सबसे ज़्यादा अवसर हैं, एजेंसियों का इस्तेमाल वो कर सकती है, इसलिए वो सहयोगी दलों को तोड़ फोड़ कर अपने को मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। और अपने जो सहयोगी संगठन हैं, सहयोगी दल हैं, बल्कि उनको उनकी छवि न बनने पाए, वो एक काबिल नेताओं की तरह उभरने न पाए, उनके मंत्री भी और उनके विधायक भी, इसका बंदोबस्त भी बीजेपी कर रही है। कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी की स्ट्रेटजी ये है कि जितनी जल्दी संभव हो सके वो अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि निचले से ऊपर स्तर तक कि ये जो दो संगठनों, दो बैसाखियाँ उसके दोनों हाथों के नीचे दबी हुई हैं, उनको उखाड़ फेंक सके। हालांकि ये दोनों ही दल बीजेपी पर दबाव डालने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बदनामी तो हो सकती है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों की परवाह नहीं करती है, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और इसका मैसेज दूसरे राज्यों में भी जाएगा। जैसा मैंने कहा कि बिहार में बार बार शिंदे फार्मूला की बात होती रही है, चुनाव के दौरान भी बात होती रही कि नीतीश कुमार को डंप कर दिया जाएगा, जैसे शिंदे को डंप किया गया था। और अभी भी बात हो रही है कि शिंदे की तरह नीतीश कुमार 6 महीने साल भर में निपटा दिए जाएंगे। तो ये जो बीजेपी की बदनामी हो रही है कि अपने सहयोगी दलों को खाने निगलने के लेकर, वो उसको लंबे समय में चोट पहुंचाई है। आज तो बीजेपी मजबूत है, आज उसके हाथ में सब कुछ है, लेकिन राजनीति बहुत अस्थिर चीज़ होती है। आज या 4 साल, 2 साल, 5 साल बाद समीकरण फिर से बदल सकते हैं और उन समीकरणों में फिर बीजेपी पर कोई भरोसा नहीं करेगा। और जहां अभी जो दूसरे राज्यों में जो दल बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो भी उनके अंदर तो शक पहले से ही बैठा हुआ है। वो महाराष्ट्र के महायुति में जो कुछ हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे और उनके अंदर ये अविश्वास और अनिश्चितता और असुरक्षा, ये तीनों बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होंगे। तो बीजेपी सत्ता के लालच में, सत्ता लोलुपता में एक छत्र राज्य कायम करने के लिए, पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए, पूरी राजनीति पर अपना एकाधिकार वर्चस्व कायम करने के लिए हर दंडफंद कर रही है। उसे दोस्तों की भी परवाह नहीं है, दुश्मनों की परवाह तो रहनी ही नहीं थी। दोस्तों को भी वो से भी दगाबाजी कर रही है और ये उसका चरित्र निकल कर आ रहा है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार में जो कुछ मचा हुआ है, विपक्षी दल निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उठाने की कोशिश करेंगे। अगर स्थानीय निकायों के चुनाव में
धांधली नहीं होती है, जैसा कि विपक्षी दलों का आरोप है कि स्थानीय निकायों के चुनाव में भी वोटर लिस्ट में खेल हो रहा है, वहाँ चुनाव आयोग ने एसआईआर नहीं करवाया है। तो जो पहले गड़बड़ियाँ वोटर लिस्ट में कर दी गई हैं उसका फ़ायदा बीजेपी उठा सकती है, उठाएगी और अपनी स्थिति को मजबूत करेगी। तो विपक्षी दल कोशिश में तो पूरी हैं कि अभी स्थानीय निकायों के चुनाव में, मुंबई विहन नगर पालिका के चुनाव में, वहाँ पर भी अपनी स्थिति को बेहतर करे। ये एक मौका है जब तीनों धड़े आपस में लड़ रहे हों, तो विपक्षी एकता के ज़रिए इसको हासिल कर सकती हैं, वो अपनी ताकत को बढ़ा सकती हैं। हालांकि वहाँ महाविकास अघाड़ी में भी स्थितियाँ कोई बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ भी आपस में प्रतिस्पर्धा है। हालांकि तोड़ फोड़ की उस तरह से खबरें नहीं आई हैं, लेकिन जो सीटों का बंटवारा है इसको लेकर उनके बीच खींचतान साफ दिख रही है। और ये भी हो सकता है कि वो मिलकर चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार ना हो और उसका फ़ायदा बीजेपी उठा सकती है, उठाएगी। शायद उसके कैलकुलेशन में ये भी होगा कि विपक्ष अगर टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो हम जो भी करेंगे उसमें हमें फ़ायदा ही होगा। और हमारे पास सरकारी मशीनरी है, चुनाव आयोग है, धन है, और जो धांधली का जो हथियार उसने ईजाद किया है वो तो है ही। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं महाराष्ट्र में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ का गवर्नेंस अब लगातार गिरता जा रहा है और जो आम आवाम है वो परेशान हो रही है महायुति के इन झगड़ों की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।